कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से 3 साल पहले लेजेंडरी हीरो ने नर्क के दरवाजे को बंद कर दिया था, लेकिन वो दरवाज़ा अब वापस से खुल चुका है जिसके अंदर बहुत सारे डीमंस हैं। फिर कहानी शिफ्ट होती है 3 महीने बाद, जहाँ पर हमें एक छोटे से विलेज में रहने वाले स्काउट नाम के फार्मर को दिखाया जाता है, जो कि हमारा मेन प्रोटेगनिस्ट भी है। स्काउट को मूलियाँ उगाने का बड़ा शौक है। जब वो अपने खेत में एक परफेक्ट शेप की मूली देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वो उस मूली को सॉक्स पहनाने लगता है। उसकी इस हरकत को देखकर उसके बचपन की दोस्त यूनो उसके पास आती है और उससे चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर वो बोलता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं अपनी प्यारी सी मूली को सॉक्स पहना रहा हूँ। इस पर यूनो कहती है कि तुम्हारे जैसा पागल पूरे गांव में नहीं है। तुम्हारी उम्र में तो लेजेंडरी हीरो डीमंस को मारा करते थे और तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर स्काउट को बुरा तो लगता है, लेकिन वो उससे कहता है कि उसकी तो किस्मत अच्छी थी जो होली स्वॉर्ड ने उसे चुना, लेकिन फिर भी वो एक छोटी सी सील को नहीं संभाल पाया और अब डीमन पूरी दुनिया पर हमला कर रहे हैं। यूनो कहती है कि तभी तो लेजेंडरी हीरो एडवेंचर पे निकला है उन डीमंस को मारने के लिए। इस पर स्काउट मन में सोचता है कि मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, बस वो डीमंस मेरे खेत को और तुम्हें कुछ ना करे। और वो ये सोचते हुए यूनो की थाइस को हवस की नजरों से देखने लगता है, तो यूनो उसे एक किक मार देती है और उससे कहते हैं कि तुम्हारी हरकतें अगर ऐसी ही रही तो तुम कभी भी किसी को भी नहीं बचा पाओगे। इस पर वो बंदा कहता है कि चिंता मत करो, मैं सभी को बचा लूंगा। वो ये कहते हुए यूनो को एक ट्रैप दिखाता है जो कि उसने स्पेशली डीमंस के लिए बनाया था, लेकिन यूनो उसके ट्रैप को देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से उनके विलेज में एक डीमन का अटैक हो जाता है, जिससे कि वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इसी बीच में यूनो जमीन पर गिर जाती है और वो डीमन उसके ठीक सामने आ जाता है। उस डीमन को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर यूनो काफी ज्यादा ही डर जाती है। वहीं पर यूनो ये सब चुप कर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो डायरेक्ट अपने ट्रैप के पास जाकर एक मीट को ग्रिल करने लगता है, ताकि उसकी खुशबू को सूंघकर वो डीमन उसके पास आने लग जाए और इस ट्रैप में फंस जाए। लेकिन उस डीमन के ऊपर मीट का असर होता ही नहीं है और स्काउट का जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है। तो वो डिसाइड करता है कि अब उसे उस डीमन से लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार होता उससे पहले ही वहाँ पर लेजेंडरी हीरो आ जाता है और उस डीमन को एक ही अटैक में खत्म कर देता है, जिसके बाद सभी विलेजर्स सयन का शुक्रिया अदा करते हैं और यूनो तो उससे फ्लर्ट करने लग जाती है, क्योंकि आज से 3 साल पहले यूनो को सयन ने बचाया था और तब से यूनो उसे पसंद करने लग गई थी। यूनो को ऐसे फ्लर्ट करता हुआ देखकर स्काउट तो अंदर से बहुत ज्यादा ही जल रहा होता है और वो यूनो से कहता है कि मैंने भी तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन यूनो उससे कहती है कि भाड़ में जाओ, जिससे कि हमारे बंदे का दिल टूट जाता है। तभी अचानक से एक और डीमन की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं, लेकिन असल में वो तो सयन के पेट की आवाज होती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ही भूख लग रही होती है। तो यूनो उससे कहती है कि चलो मेरे घर में खाना खाने चलो, लेकिन तभी उसे स्काउट के बनाए हुए मीट की महक आती है, तो वो बिना सोचे समझे उसके मीट के पास चला जाता है और वो जैसे ही वहां पहुंचता है वो स्काउट के बनाए हुए ट्रैप में गिर जाता है। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और जल्दी से उस ट्रैप के पास जाते हैं और देखते हैं कि लेजेंडरी हीरो एक छोटी सी ट्रैप में फंसकर मर गया है। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा ही हैरान रह जाते हैं और सारा दोष स्काउट पर डालने लगते हैं, क्योंकि ये जो ट्रैप है वो स्काउट ही ने बनाया था। लेकिन स्काउट कहता है कि भाई ये तो एक्सीडेंट है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और वैसे भी कौन ही विश्वास मानेगा कि एक लेजेंडरी हीरो छोटे से ट्रैप में फंस के मर गया है। स्काउट की बातें सुनकर विलेजर्स को भी लगता है कि स्काउट सही कह रहा है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोगों को यही बताएंगे कि डीमन से लड़ते हुए लेजेंडरी हीरो की मौत हो गई है। फिर वो लोग रात में उस बॉडी को एक कब्रिस्तान में दफना देते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए एक लड़की देख रही होती है। अगले दिन जब स्काउट की आंखें खुलती हैं तो वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि उसकी बॉडी लेजेंडरी हीरो की बॉडी से बदल गई है। उसे पहले लगता है कि वो सपना देख रहा है, तो वो यूनो के घर जाता है। यूनो भी लेजेंडरी हीरो को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है। उसे हैरान देखकर स्काउट सोचता है कि मेरे पास यही मौका है यूनो से कुछ भी कराने का, तो वो यूनो को एक ड्रेस पहनने के लिए कहता है और यूनो वो ड्रेस पहन के आ भी जाती है। उसे इस ड्रेस में देखकर हमारे बंदे के तो अरमान खड़े होने लग जाते हैं और वो बहुत ज्यादा ही खुश होता है। यहाँ पर यूनो को लग रहा होता है कि ये एक लेजेंडरी हीरो है, तो वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, पर उसे उसकी बॉडी में
में से बदबू आने लगती है जो कि उससे बिल्कुल भी सही नहीं जाती। तो वो लेजेंडरी हीरो को धक्का मार देती है जिससे कि उसकी एक आंख निकलकर बाहर आ जाती है। ये देखकर यूनो को लगता है कि ये एक डीमन है, तो वो उसे मारने के लिए एक डंडा उठा लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं स्काउट हूँ, लेकिन यूनो उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करती है। तो स्काउट उसे विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि जब तुम छोटी थी तब तुम एक मैजिशियन बनना चाहती थी, जिसके लिए तुमने एक फनी सी ड्रेस भी बनाई थी। इसे सुनकर यूनो बहुत ज्यादा ही एम्बेरस हो जाती है और गुस्से में स्काउट को पीट देती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम लेजेंडरी हीरो कैसे बने। तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि स्काउट के साथ जो कुछ भी हुआ था वो इस लड़की की वजह से हुआ था, जो कि स्काउट के ट्रैप में फंसी हुई है। स्काउट उस लड़की की हंसी सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। तो वो लड़की कहती है कि पहले मुझे जल्दी से इस ट्रैप से बचाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तो वो लोग उस लड़की को स्काउट के ट्रैप से बाहर निकाल देते हैं। फिर वो बताती है कि उसका नाम एरिन है और वो एक नेक्रोमेंसर है। उसी ने स्काउट की बॉडी को लेजेंडरी हीरो की बॉडी से चेंज किया था, क्योंकि लेजेंडरी हीरो की इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उसकी सारी पावर्स को एक जिम्मेदार इंसान को दे दिया जाए। और एरिन की नजर में उस समय स्काउट सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान था, इसीलिए उसने हीरो की पावर को स्काउट को दे दिया और अब से नया हीरो स्काउट है। लेकिन स्काउट हीरो बनने से साफ मना कर देता है। तो एरिन उससे कहती है कि अगर तुम हीरो नहीं बने तो मैं तुम्हारी रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, जो कि मेरे पास सील्ड है। तो मजबूरन स्काउट को उसकी बात माननी पड़ती है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग बर्न सिटी आ जाते हैं, जो कि उनके रीजन की सबसे बड़ी सिटी थी। वहां पहुंचने पर वो लोग सबसे पहले एक वेपन शॉप पे जाते हैं, जहां पर यूनो को एक वॉन्ड बहुत ज्यादा ही पसंद आती है, लेकिन वो वॉन्ड बहुत ज्यादा ही महंगी थी और उनके पास इतने रुपए भी नहीं थे। पर स्कॉट उन दोनों को बाहर भेज देता है और फ्री में उस वॉन्ड को लेकर आ जाता है। ये देखकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं और फिर वो ऐसा ही कुछ रेस्टोरेंट में भी करते हैं और फ्री में खाना खाते हैं। असल में ये लोग लेजेंडरी हीरो होने का फायदा उठा रहे होते हैं, लेकिन फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो पैसे कमाने के लिए एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करेंगे। तो यूनो और एरन एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए चले जाते हैं और स्काउट को अकेला छोड़ देते हैं। तभी स्काउट के पास दो लड़कियां आती हैं जो कि लेजेंडरी हीरो की बहुत बड़ी फैन होती हैं, लेकिन उन दोनों को लेजेंडरी हीरो में कुछ अलग दिख रहा होता है। तो वो उसका टेस्ट लेने के लिए एक दमदार बंदे को बुलाते हैं ताकि लेजेंडरी हीरो उससे लड़कर अपने आप को साबित कर सके। उस दमदार बंदे को देखकर स्काउट की तो भाई पैंट ढीली हो जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि भाई उसके पास तो तलवार है, तो वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वो बंदा सबसे पहले स्काउट को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्काउट उसके पंच को डॉज कर देता है और पीछे से उसके ऊपर तलवार से अटैक कर देता है, पर वो तलवार उसके लगते ही मुड़ जाती है। ये देखकर स्काउट की तो यार आंखें चौंधी आ जाती हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर वो बंदा स्काउट को एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे कि भाई स्काउट की एक आंख निकलकर वापस से जमीन पर गिर जाती है। और ये देखकर सबको लगने लगता है कि ये एक बहरूपिया है। तभी सीन एरिन और यूनो की तरफ शिफ्ट होता है, जिन्हें की एडवेंचर गिल्ड में एक जॉब मिल जाती है, जिसमें कि उन्हें हर एक डीमन को मारने पर 3000 सिल्वर कॉइन मिलने वाले थे। तभी उनके पास केविल नाम का एक बंदा आता है, जो कि पहले लेजेंडरी हीरो का राइट हैंड हुआ करता था। वो एरिन से पूछता है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो लेजेंडरी हीरो भी यहीं होगा। तो एरिन उसे बताती है कि लेजेंडरी हीरो मर चुका है और फिर वो उसे स्काउट के बारे में भी सब कुछ बता देती है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर वालों ने शहर के बीच में स्काउट को एक पिलर पर बांध दिया होता है और वो उसे जलाकर मारने वाले होते हैं, लेकिन सही समय पर वहां पर केविल आ जाता है, जो कि स्काउट को रस्सियों से छुड़ा देता है और फिर उसे एक सीक्रेट स्वॉर्ड देता है और उससे कहता है कि इस तलवार को बड़ा करने के बारे में सोचो। जैसे ही वो ऐसा करता है वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा ही बड़ी हो जाती है, जिसे देखकर सारे शहर वालों को यकीन हो जाता है कि यही लेजेंडरी हीरो है। फिर होटल पहुंचने पर स्काउट एरिन से पूछता है कि आखिर मेरी स्वॉर्ड बार बार बैंड क्यों हो रही है। इस पर एरिन उसे बताती है कि शायद तुम्हारा माना लेवल बहुत ज्यादा ही कम है, जिस वजह से ये स्वॉर्ड तुमसे हैंडल नहीं हो रही है। ये सुनकर केविल एरिन से कहता है कि तुम चाहो तो मुझे हीरो बना सकती हो। इस पर यूनो और स्काउट दोनों ही मान जाते हैं, पर एरिन इससे मना कर देती है और कहती है कि जिसने हीरो को मारा है वही अगला हीरो बन सकता है। ये सुनकर केविल स्काउट के ऊपर तलवार तान देता है और कहता है कि अगर ऐसा ही है
तो मैं इसे मार देता हूँ और फिर तुम मुझे अपना हीरो बना लेना। इस पर एरिन कुछ नहीं कहती है, पर इधर स्काउट की तो भाई फट रही होती है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते हो, मैं तो एक ज़ॉम्बी हूँ। जिस पर कैविल कहता है कि मेरे पास तुम्हें मारने के दो तरीके हैं, पहला तो मैं तुम्हारी गर्दन को काट सकता हूँ और दूसरा तुम्हारी रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, जो कि एरिन के गले में लटकी हुई है। ये सुनकर स्काउट बहुत ज्यादा ही डर जाता है, लेकिन तभी कैविल कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुम्हारी टीम में ज्वाइन होकर डीमंस को हराना चाहता हूँ। ये सुनकर हमारे बंदे के कलेजे में थोड़ी ठंडक पहुंचती है। इसके बाद हमें रात की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर स्काउट आराम से अपने बेड पर लेटा होता है और सोच रहा होता है कि अब उसे रोज यूनो की थाइस देखने को मिलेगी। तभी उसे यूनो की थाइस को छूने की इच्छा होती है, तो वो जल्दी से यूनो के कमरे में जाने लगता है। वहाँ पहुंचने पर वो देखता है कि एरिन भी उसी कमरे में होती है, तो वो शांति से अपना काम करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे उस कमरे में कोई आता हुआ दिखता है, जो कि और कोई नहीं कैविल होता है। तो स्काउट उसे छुपकर देखने लगता है। कैविल यहाँ पर स्काउट की रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने आया होता है। वो उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो करता है, लेकिन एरिन की मैजिक की वजह से वो दूर जाके गिरता है। तभी उन दोनों की आंखें भी खुल जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि उनके सामने कोई होता ही नहीं है। लेकिन एरिन समझ जाती है कि कोई तो यहाँ पर आया था जिसने कि उसके लॉकेट को छूने की कोशिश की है। इस पर यूनो कहती है कि मुझे पता है ये कौन है, और फिर यूनो डायरेक्ट स्काउट के रूम में जाती है और तभी सीन कट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनकी पूरी टीम डीमंस को मारने के लिए निकली होती है। वहीं पर हम स्काउट को देखते हैं, जिसकी हालत देखकर हम समझ सकते हैं कि रात में उसके साथ क्या हुआ होगा। केविन भी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तो वो बताता है कि कल रात मैं यूनो को देखने गया था, लेकिन यूनो को लगा कि मैंने एरिन के लॉकेट को चुराने की कोशिश की है, इसीलिए उसने मेरी हालत ऐसी कर दी। ये सुनने के बाद केविन उससे पूछता है कि क्या तुमने वहाँ पर कुछ अजीब देखा था, जिस पर स्काउट मना करते हुए कहता है कि मैं तो वहाँ से तुरंत ही चला गया था। इस पर केविन कहता है कि चिंता मत करो, मैं इस मिशन के बाद इस पर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लेकिन स्काउट को तो पता होता है कि किसने क्या किया है, पर वो इस समय केविन से पंगा नहीं ले सकता था, क्योंकि केविन उससे बहुत ज्यादा ही ताकतवर था। इसीलिए वो एरिन के पास चला जाता है ताकि वो सेफ रह सके। तभी वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक डीमन एडवेंचरर्स को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। तो एडवेंचरर उससे डर कर भागने लग जाते हैं, तो स्काउट भी उनके पीछे भागने लगता है, पर वो डीमन उसे पकड़ लेता है। लेकिन स्काउट जैसे तैसे कर उसके चंगुल से छूट जाता है और उस डीमन के मैजिक के बारे में केविल को बता देता है। तो केविल भी अपनी मैजिक का यूज करता है और उस डीमन को सिर्फ अपने एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और फिर केविल उस डीमन के अंदर से एक मैजिकल क्रिस्टल निकालता है, जो कि वो यूनो को दे देता है और उसे बताता है कि इस मैजिकल क्रिस्टल की मदद से अब तुम मैजिक का भी यूज कर सकती हो। इस पर स्काउट कहता है कि ये तो गलत बात है, उस डीमन के बारे में तो मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन तभी वो जंगल में से बहुत सारे डीमंस को आता हुआ देखता है, तो वो सभी से डर कर कहता है कि जल्दी से कासल के अंदर चलो। कासल में पहुंचने पर वो लोग अपने सामने बहुत सारे स्केलेटन को पाते हैं, जिन्हें की एरिन कंट्रोल कर उन डीमन से फाइट करने लग जाती है। लेकिन वो स्केलेटन बहुत ज्यादा ही कमजोर होते हैं, तो एरिन उस मैजिकल क्रिस्टल का यूज करती है और फिर से उन डीमन से फाइट करने लग जाती है। इसी बीच एक ठरकी डीमन यूनो के ऊपर एसिड से अटैक करता है, जिससे कि उसके सारे कपड़े पिघल जाते हैं। तो यूनो जल्दी से एक दूसरे कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे स्काउट भी वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास कुछ कपड़े हैं जिन्हें कि तुम पहन सकती हो। और वो उसे स्विमिंग सूट दिखाता है, जिसे कि वो पहन लेती है। इतने में ही वो ठरकी मॉन्स्टर उनके पास वापस आ जाता है, जिसे देखकर स्काउट उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है और उसे पकड़ लेता है। इस बार स्काउट अपनी तलवार का ठीक ठाक यूज कर पा रहा होता है। वो अपनी तलवार को वापस से अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन उसकी तलवार को पकड़ लेता है। तो वो यूनो से मदद मांगता है। यूनो मैजिकल क्रिस्टल की मदद से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और फिर उन दोनों को ही पंच मारती है, जिससे कि स्काउट मॉन्स्टर को लेकर दीवार में घुस जाता है। तभी पीछे से केविल आकर यूनो को बेहोश कर देता है और स्काउट के ऊपर बहुत सारी स्पीयर से अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी यूनो वापस से होश में आकर केविल को एक पंच मारती है, जिससे कि वो दीवार में घुस जाता है और वो डीमन भी केविल को नंगा कर देता है। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद केविल स्काउट को बताता है कि ये जो एरिन है वो एक डीमन है, इसके पास दिल नहीं पत्थर है। लेकिन स्काउट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और उन दोनों को लेकर भागने लग जाता है। वो केविल को चकमा देने के लिए अपनी तलवार की मदद से एक नकली दीवार बनाता है और उसके पीछे छुप जाता है। यहाँ पर केविल भी उसे देख नहीं पाता है और आगे चला जाता है। फिर एरिन उन लोगों को सच्चाई बताने लगती है कि केविल जो कह रहा था वो सच है। वो लोग 300 साल पहले पृथ्वी पे आए थे, लेकिन उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। पर सायन एक ऐसा बंदा था जो कि एरिन के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया करता था और उसको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करता था। वो स्काउट से
कहने लगती है कि अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे जान से मार सकते हो, लेकिन स्काउट उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और फिर उन लोगों के बीच में कुछ देर बातें होने लगती हैं। इसके बाद हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कैविल स्काउट को पकड़ लेता है। स्काउट कैविल की तरफ अपनी तलवार फेंकता है, तो जैसे ही वो उस तलवार को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तलवार तो नकली है और असली तलवार अभी भी स्काउट के पास है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्काउट ने अपनी तलवार से ब्रिज बना के रखा होता है जो कि अचानक से खिसक जाता है और कैविल का यहीं पर पत्ता कट हो जाता है। फिर बहुत सारे मैजिकल स्टोन्स को कलेक्ट कर वो लोग वापस से सिटी में आ जाते हैं और एडवेंचर गिल्ड से अपना रिवॉर्ड ले लेते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि विलेज छोड़े उन लोगों को 10 दिन हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि स्काउट का जो माना होता है वो खत्म होने लग जाता है, जिस वजह से उसकी जो लेजेंडरी हीरो की बॉडी होती है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है और वो पूरा का पूरा स्केलेटन बन जाता है। तभी स्काउट एरन को एडवाइस देता है कि जब तक हीरो की बॉडी रिकवर नहीं होती है तब तक उसे उसकी बॉडी में डाल दिया जाए। जैसे ही हीरो की बॉडी रिकवर हो जाएगी तो एरन उसे वापस से हीरो की बॉडी में डाल दे, लेकिन एरन इससे साफ मना कर देती है और उससे कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो इसका इफेक्ट डायरेक्ट तुम्हारी बॉडी पे होगा। तभी स्काउट को एक आइडिया आता है और वो एरन से कहता है कि तुम मेरे लिए एक मास्क बना दो जिसको पहनकर मैं किंग के सामने जा सकूं। तो एरन ऐसे ही करती है और उसके लिए एक बढ़िया सा मास्क बना देती है जिसे पहनकर वो डायरेक्ट किंग के पास पहुंच जाता है और उनसे अपनी पेमेंट मांगने लगता है। किंग को लग रहा था कि ये सयन है तो वो उससे कहते हैं कि आज से 2 साल पहले तुमने इस चीज को ठुकरा दिया था, लेकिन अब क्या हो गया, चलो ठीक है मैं तुम्हें सेकंड ऑप्शन देता हूँ। और ये कहने के साथ साथ वो अपनी तलवार उठा लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। और आपको पता ही है कि स्काउट कितने बड़ा फट्टू है तो वो तुरंत राजी हो जाता है, लेकिन जब वो प्रिंसेस के रूम की तरफ जा रहा होता है तब वो सोचने लगता है कि मैंने हाँ तो कह दिया है, कहीं प्रिंसेस भी किंग की तरह बदसूरत ना निकले। लेकिन जब वो पहुंचता है रूम में तो वो देखता है कि यार प्रिंसेस तो किंग से बहुत ज्यादा ही सुंदर होते हैं, लेकिन प्रिंसेस उसे देखते ही अपना दरवाजा बंद कर लेती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि स्काउट एक मॉन्स्टर है। लेकिन स्काउट उसे बताता है कि ये सब जो मेरे साथ हुआ है वो एक कर्ज की वजह से हुआ है, जिस पर वो विश्वास भी कर लेते हैं और वो स्काउट से डायरेक्ट डेट के लिए भी पूछ लेती है। इसे सुनकर स्काउट की आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़की ने उससे डेट के लिए नहीं पूछा था तो वो तुरंत ही हाँ कर देता है। इसी दौरान हमें यूनो और एरिन को दिखाया जाता है जिनकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो कि उन्हें अपने घर ले जाता है, जहां पर वो उन्हें चाय पिलाते हुए बताता है कि वो एरिन को देखते ही पहचान गया है कि वो एक नेक्रोमैन है, लेकिन वो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, बस वो उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। जिसे सुनकर वो लोग थोड़े शॉक हो जाते हैं। तो वो बताता है कि उसने एक ऐसी दवा बनाई है जिसका यूज करके नेक्रोमैंस अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो जो दवा है वो बहुत ज्यादा ही महंगी है जिसे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो खुद ब खुद उन्हें एडवाइस देता है कि अगर उन्हें ये दवा चाहिए तो वो एक मॉन्स्टर हंट में पार्टिसिपेट कर उसे जीत कर रुपए ले सकते हैं जिससे कि वो ये दवा खरीद सकते हैं। तो ये सुनकर वो लोग राजी हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें स्काउट को दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत सारा खाना रखा होता है। तो बंदा सोच रहा होता है कि आज तो मेरी दावत हो जाएगी, लेकिन इतने में ही प्रिंसेस वहां पर आ जाती है जो कि उसके लिए नया मास्क बना के लाई होती है क्योंकि उसका जो पुराना वाला मास्क होता है वो खराब हो चुका होता है। तो बंदा हमारा नया मास्क पहनने में लग जाता है। तभी उसकी नजर प्रिंसेस पे पड़ती है जिसने की टेबल पे रखा हुआ इतना सारा खाना चुटकियों में खत्म कर दिया होता है, लेकिन भाई इतना खाने के बाद भी उन्हें कमजोरी आ जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ती हैं। इसी दौरान हम यूनो और एरन को देखते हैं जिन्होंने मॉन्स्टर हंट में पार्टिसिपेट कर लिया होता है। तभी वो लोग वन ऑफ द 4 नाइट्स में से सिल्विया को देखते हैं जो कि अपनी सिल्वर ईयर्स के लिए जानी जाती है। वो एक खतरनाक मॉन्स्टर को अपनी एक ही तलवार के वार से खत्म कर देती है जिससे कि कोई भी खत्म नहीं कर पा रहा होता है। उसको यूं लड़ता हुआ देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इसके रहते ये लोग यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। तभी उन दोनों के पास कोलन और नीगन नाम के 2 बंदे आते हैं जो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, और ये कहकर वो उन लोगों को एक मॉन्स्टर के झुंड के पास ले जाते हैं। उन डीमंस को एरन अपनी मैजिक से आराम से हराने लग जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये तो एक ट्रैप था जो कि कोलन और नीगन ने उन लोगों को पकड़ने के लिए बिछाया था। वहीं दूसरी तरफ हमें भुक्कड़ प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गई थी, इसीलिए उन्हें एक पोशन पिलाया जाता है जिससे कि उनके अंदर वापस से ताकत आ जाती है और भाई वो वापस से खाना स्टार्ट कर देती हैं। इस बार वो इतना खाती कि भाई वो एकदम से मोटी हो जाती है। हमारे बंदे को ये देखकर हैरानी नहीं होती है कि वो मोटी हो गई है, उसे ये देखकर हैरानी हो जाती है कि भाई इसके कितने ज्यादा बड़े बड़े हो गए हैं, और वो एकदम से उसकी तारीफ कर देता है जिसे सुनकर उस बंदी को अच्छा तो लगता है लेकिन वो ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिखाती और उससे कहती है चलो ठीक है, किसी चीज के लिए तो मुझे तारीफ मिली। फिर वो आइजैक के साथ अपनी दवाई लेने के लिए चली जाती है और स्कॉट को वहीं पर छोड़ देती है। इसी चीज का फायदा उठाकर स्कॉट भी वहां से भाग लेता है यूनो और एरिन को ढूंढने के लिए। वो उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है जिसे कि हमने शुरू में देखा था। वहां पर वो प्रिंसेस को भी पाता है जो कि भैया डॉक्टर
डॉक्टर साहब से दवाई लेने के लिए आई होती है। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद डॉक्टर साहब अपने बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने यूनो और एरिन को पकड़ के रखा होता है और हमें पता चलता है कि डॉक्टर एक नेक्रोमैन है जो कि लोगों को पकड़कर स्केलेटन बनाते हैं और फिर उन्हें कंट्रोल करते हैं। वो ये सब ह्यूमैनिटी को बचाने के नाम पर कर रहे होते हैं। यूनो यहाँ पर उसे मार तो सकती थी, लेकिन एक रेड कलर के मॉन्स्टर की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही होती है। इधर दूसरी तरफ हम स्काउट और प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपनी डेट को एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी बीच हमें प्रिंसेस के बारे में भी पता चलता है कि वो आखिर इतना ज्यादा खाती क्यों है। वो इतना इसीलिए खाती है क्योंकि उसे एक डिसीज है जिसकी वजह से उसका माना बहुत जल्दी ही कम होने लगता है और उस माना को वापस से रीगेन करने के लिए वो एक पोशन का भी यूज करती है जिससे कि उसका माना वापस से रिकवर हो जाता है और फिर वो खाना वापस से स्टार्ट कर देती है। असल में वो डिसीज इसीलिए उसे हुई थी क्योंकि वो बचपन में बहुत ज़्यादा ही इंटेंस ट्रेनिंग किया करती थी, क्योंकि उसका बचपन से सपना था कि वो एक हीरो से शादी करे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग किया करती थी। फिर हमें रात की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर प्रिंसेस स्काउट को फायरवर्क्स दिखाने लाई होती है। वो उससे पूछती है तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन स्काउट को तो सच में याद नहीं होता है कि आखिर 3 साल पहले हुआ क्या था, तो वो इस बात को टालने की कोशिश करता है। ये देखकर प्रिंसेस को स्काउट के ऊपर शक होने लगता है और वो उससे पूछ ही लेती है कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि लेजेंडरी हीरो की याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो एक छोटी सी बात को भूल जाए। उन दोनों के बीच में बात चली रही होती है कि इसी बीच में आइजक और सिल्विया वहां पर पहुंच जाते हैं और उन दोनों की बातों को सुन लेते हैं। सिल्विया तो आते के साथ ही साथ उसका गला पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम वही नेक्रोमैन तो नहीं है जो कि लोगों को गायब कर रहा है। इस पर स्काउट मना करते हुए उन्हें लेजेंडरी हीरो की मौत के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे लेजेंडरी हीरो की मौत एक छोटे से ट्रैप में फंसने की वजह से हुई। पर आइजक उसकी बातों पर विश्वास नहीं मानता है, लेकिन जब सिल्विया इस बात को कंफर्म करती है तो उन्हें पता चलता है कि स्काउट जो कह रहा है वो सब कुछ सच है। यहाँ पर स्काउट के मुंह से ये सब सुनकर प्रिंसेस को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि जब वो भाग रही होती है तभी रास्ते में उन्हें डॉक्टर साहब मिलते हैं जो कि उनसे कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो प्रिंसेस उसके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिल्विया के पास एक सोल्जर आता है जो उसे बताता है कि उनकी सिटी में कुछ स्केलेटन्स का हमला हो चुका है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है। इसी चीज का फायदा उठाकर स्काउट वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो जाते हुए कहता है कि वो जल्द से जल्द प्रिंसेस को बचाकर ले आएगा। तभी सीन डॉक्टर साहब की तरफ शिफ्ट होता है जो कि प्रिंसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर सही समय पर स्काउट वहां पर आ जाता है। लेकिन डॉक्टर के जो स्केलेटन होते हैं वो स्काउट के ऊपर अटैक कर उसकी गर्दन को अलग कर देते हैं और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमारे बंदे से अकेले कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर आइजक और सिल्विया आ जाते हैं जो कि उन स्केलेटन्स को आराम से हैंडल कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि हमारे बंदे की खोपड़ी को लेकर एक कुत्ता भाग रहा होता है, पर सिल्विया उसको वापस से पकड़ लेती है और उसकी बॉडी में वापस से अटैच कर देती है। आइजक तो यहाँ पर स्काउट के ऊपर बहुत ज्यादा ही गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसी की वजह से प्रिंसेस इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ी है और उनके रहते हुए वो डॉक्टर प्रिंसेस को लेकर वहाँ से भाग भी गया है और उन लोगों को पता भी नहीं है कि आखिर प्रिंसेस है कहाँ। लेकिन तभी स्काउट को एक आइडिया आता है और वो उन लोगों को बताता है कि वो वैसे भी स्केलेटन जैसा दिख रहा है, अगर वो उनके स्केलेटन टीम में चला जाता है तो वो जैसे तैसे कर डॉक्टर का पता लगा लेगा और फिर उन्हें प्रिंसेस का भी पता चल जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को ये प्लान तो अच्छा लगता है, लेकिन आइजक प्रिंसेस को लेकर थोड़ा टेंशन में होता है क्योंकि प्रिंसेस को 2 मिनट में तो भूख लगने लगती है। अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो बेहोश हो जाएगी और उस समय उनके पास वो पोशन भी नहीं होगा जिससे कि वो उसे वापस से रिकवर कर ले, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ही परेशान होता है। उसको परेशान देखकर हमारा बंदा मौके पे चौका मारता है और प्रिंसेस का सारा किडनैपिंग का दोष आइजक पे लगा देता है। आइजक ये सब सुनकर बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि भाई मैंने ये सब क्या कर दिया। वो यहाँ पर रो ही रहा होता है कि तभी सामने वाली दीवार तोड़कर यूनो उनके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तभी हमें कुछ समय पहले की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हमारी बंदी बीड़ियों में बंधी होती है। तभी कॉलिन उसके पास आता है तो यूनो उससे पूछती है कि एरिन कहाँ है और तुम लोगों का प्लान क्या है, जिस पर कॉलिन उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि उस डॉक्टर का प्लान क्या है, मुझे बस तुम जैसे लोगों को सफर करते हुए देखने में बड़ा मजा आती है। ये सुनकर हमारी बंदी की बुद्धि खिसक जाती है और वो अपनी बीड़ियां तोड़कर कॉलिन को एक कसकर पंच मारती है। फिर वो उसे कुर्सी में बांधकर एरिन की लोकेशन निकलवा लेती है। फिर यूनो स्काउट के साथ एरिन के पास पहुंच जाती है। वो लोग देखते हैं कि एरिन अपने नाक के पानी के सैलाब में डूबी हुई है, तो वो लोग रॉक पेपर सीजर करने लगते हैं ताकि वो डिसाइड कर सकें कि सबसे पहले एरिन को बचाने कौन जाएगा, क्योंकि भाई कोई भी उसे बचाने नहीं चाहता था इस हालत में। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर साहब को देखते हैं जो कि प्रिंसेस को लेकर एक रिचुअल कर रहे होते हैं ताकि उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो सके, लेकिन असल
सेल में वो एक ऐसा रिचुअल कर रहा था जिससे वो सभी लोगों को स्केलेटन में बदल दे, ताकि इस दुनिया में जो भेदभाव होता है वो खत्म हो जाए, क्योंकि ना इंसान रहेंगे ना भेदभाव होगा। लेकिन प्रिंसेस इस प्लान से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वहीं हम देखते हैं कि हमारे जो स्काउट की टीम होती है वो वहाँ पर पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर स्काउट एरन अटैक करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही प्रिंसेस डॉक्टर से रिचुअल करने से मना करती है, वैसे ही स्काउट स्विंग करते हुए आता है और डॉक्टर को एक पंच खींच के मार देता है। लेकिन उसकी बॉडी तो स्केलेटन की होती है, इसीलिए डॉक्टर पे ज्यादा असर नहीं होता है और उल्टा हमारे बंदे का ही हाथ टूट जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और डॉक्टर को एक खींच के पंच मारती है, जिससे कि डॉक्टर साहब सामने वाले पिलर में जाके घुस जाते हैं। तभी डॉक्टर साहब अपने स्केलेटन से उनके ऊपर अटैक करने के लिए कहते हैं, पर एरन उनके सभी स्केलेटन्स को अपने कंट्रोल में ले लेती है और डॉक्टर साहब चारों तरफ से फंस जाते हैं। तभी हमारे बंदे को डॉक्टर साहब का मास्क मिलता है जिसमें कि एक क्रिस्टल लगा होता है, तो हमारा बंदा उसे पहन लेता है। उसे पहनते ही जितने भी स्केलेटन्स होते हैं वो सब उसकी बात मानने लगते हैं। लेकिन आपको पता ही है ये स्काउट है जो कि अपनी ठरक पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उस मास्क का यूज अपनी ठरक को कंप्लीट करने के लिए करता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब के बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं जो कि उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर साहब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर यूनो उन्हें दबोच लेती है। तो डॉक्टर साहब अपने सेकंड क्रिस्टल का यूज करते हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो जाते हैं। फिर वो अपने स्केलेटन्स को वापस से कंट्रोल में लेकर प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है, पर बीच में आइजैक आ जाता है जिससे कि वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी स्काउट अपने तलवार से बीच में एक बैरियर बना लेता है और उन सभी को लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब जमीन पर पड़े हुए आइजैक के ब्लड की मदद से उनका पीछा करते हैं, पर वो ब्लड तो नकली होता है जो कि स्काउट ने रैम्बो बेरी की मदद से बनाया होता है ताकि वो डॉक्टर साहब को उलझा सके। यहाँ पर स्काउट की टीम आपस में बातें करने लग जाती है। प्रिंसेस कहती है कि अगर हमें डॉक्टर से फाइट करनी है तो हमें ताकतवर बनना होगा। तभी आइजैक प्रिंसेस से कहता है कि आप इन लोगों में अपना फ्लूइड बांट दीजिए ना, जिससे कि इन लोगों का माना लेवल बढ़ जाए। लेकिन इस चीज को करने के लिए उन लोगों को प्रिंसेस का आंसू और पसीने की जरूरत पड़ेगी। पर आइजैक बताता है कि प्रिंसेस ने इतनी इंटेंस ट्रेनिंग कर ली है कि अब उनका आंसू और पसीना निकलता ही नहीं है। लेकिन हमारे स्काउट सिंस को पता है कि आखिर प्रिंसेस का पसीना कैसे निकलवाना है, तो हमारा बंदा प्रिंसेस का पसीने निकालने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वो बीच में रुक जाता है और कहता है कि डॉक्टर भी फ्लूइड का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं अपने माना लेवल को बढ़ाने के लिए। मुझे तो ये लगता है कि डॉक्टर नेक्रोमैन है ही नहीं। तभी तो वो मैजिकल क्रिस्टल का यूज करते हैं स्केलेटन्स को कंट्रोल करने के लिए। एरन इस पर बताती है कि अगर वो असली नेक्रोमैन होगा तो वो अपने स्केलेटन की मदद से कुछ भी देख सकता है। वहीं पर हमारे बंदे को एक आइडिया आता है और उन लोगों को बताता है कि वो एक नकली स्केलेटन बनकर उसके पास जाएगा और उसके सेकंड क्रिस्टल को लेने की कोशिश करेगा। लेकिन भाई ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है। डॉक्टर साहब पहचान जाते हैं कि ये एक इम्पोस्टर है। लेकिन तभी यूनो और एरन अपनी पावर बढ़ा के वहाँ पर जितने भी स्केलेटन्स होते हैं उन्हें ढेर कर देती हैं और तबाही मचा देती है। पर यहाँ पर डॉक्टर साहब भी बहुत ज्यादा ही चालाक होते हैं। वो अपने सेकंड क्रिस्टल का यूज कर अपनी पावर उड़ाते हैं और उन लोगों की बैंड बजाने लगते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्लान तो कुछ और ही होता है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस एक ऊंची पहाड़ की चोटी पे खड़ी होती है और वहां से निशाना मार रही होती है डॉक्टर साहब के क्रिस्टल की ओर, और वो भाई एक सटीक निशाना मारती है जिससे कि उनके हाथ से क्रिस्टल छूट जाता है और डॉक्टर साहब का यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। अब वो लोग अपनी जीत का जश्न मना ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से वही लाल कलर का मॉन्स्टर आ जाता है जिसने कि सिल्विया को बुरी तरीके से हरा दिया होता है। वो आते के साथ ही साथ प्रिंसेस के ऊपर अपने लेजर बीम से अटैक कर देता है, पर प्रिंसेस को बचाने के चक्कर में हमारा बंदा बीच में आ जाता है और शहीद हो जाता है। ये देखकर यूनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दोनों मैजिकल क्रिस्टल का यूज कर उस मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाती है। लेकिन भाई वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही ताकतवर होता है। वो यूनो को भी हरा देता है। यूनो को हराने के बाद वो डायरेक्ट एरन के पास जाता है और उसे देखते ही वो पहचान जाता है कि ये तो एक नेक्रोमैन है। तो भाई वो अपनी प्रिंसेस को छोड़कर वो एरन के पीछे पड़ जाता है और उसे भी बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। जब इन लोगों की गुत्थम गुत्थी चली रही होती है उसी दौरान हमारी प्रिंसेस स्काउट के पास होती है और उससे कह रही होती है कि उठो, हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन भाई स्काउट के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, तो उसे लगता है कि भाई स्काउट का टिकट कट चुका है। तो भाई वो इमोशनल होकर रोने लग जाती है और यहाँ पर उसका जो आंसू होता है वो फ्लूइड से कई ज्यादा ही ताकतवर होता है और वो आंसू हमारे बंदे के मुंह में चला जाता है जिससे कि वो ग्लो अप हो जाता है और वो वापस से रिकवर हो जाता है अपने पुराने फेस में, मतलब सयन वाले फेस में। अब उसका माना बढ़ चुका था तो वो अपनी तलवार को एक बहुत बड़ी मूली में कन्वर्ट कर लेता है और उसी मूली से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और खत्म कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस मॉन्स्टर को एक डिएगो नाम का नेक्रोमैन कंट्रोल कर रहा था और उसी नेक्रोमैन के पास हमें एक क्रीबिस नाम का नेक्रोमैन भी दिखाया जाता है।
तभी सीन कट होती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा कांड किया होता है, इसीलिए उन्हें जेल में डाल दिया होता है। अब हमारे बंदों का भी यहाँ से पूरा काम खत्म हो चुका होता है, तो वो लोग अपने सफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं। जाने से पहले प्रिंसेस स्काउट को सिरप देती है ताकि वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके। तो हमारा बंदा हमारी बंदी के बहुत अच्छी तरीके से जांघों की तारीफ करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम हमारी टीम में ज्वाइन होकर हमारे साथ सफ़र पे चलोगी। लेकिन प्रिंसेस उसे मना कर देती है क्योंकि भाई वो प्रिंसेस है और उसके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं अपनी कंट्री के लिए। वहीं पर किंग हमारी टीम को एक बहुत बड़ी बग्गी देता है उनके सफ़र के लिए। उन लोगों को जाने से पहले आइजक उन्हें एक लेटर देता है जो कि प्रिंसेस ने उनके लिए भेजा होता है। जब स्काउट बग्गी में बैठ जाता है तो वो उस लेटर को खोलकर पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि अपने पीछे वाले बक्से को खोल कर देखो। तो हमारा स्काउट जाता है और अपने पीछे वाले बक्से को खोलता है। जैसे ही वो उस बक्से को खोलता है तो उसमें से भाई प्रिंसेस निकलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिंसेस का भी इन लोगों के साथ जाने के मन था, इसीलिए उसने आइजक के साथ मिलकर अपने आप को इस बक्से में फिट किया और उन लोगों के साथ आ गई। अब इन लोगों की टोली चोली हो गई होती है, मतलब भाई अब ये 3 से 4 हो गए होते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ये लोग एक जगह रेस्ट करने के लिए रुके होते हैं। यहाँ पर हमें यूनो से पता चलता है कि स्काउट का जो माना है वो बहुत तेजी से कम हो रहा है, क्योंकि उसका आधे से ज्यादा माना उसकी बॉडी को हील करने में लग जाता है और जितना बचा माना है उससे वो थोड़े बहुत काम कर लेता है। लेकिन अब स्काउट वो भी नहीं कर सकता है। तभी एरन को एक कबूतर मिलता है जो कि सिल्विया ने भेजा होता है, लेकिन ये भुक्कड़ लोगों से पकाकर खाने वाले होते हैं। पर प्रिंसेस देखती है कि उस कबूतर के पैरों पर एक लेटर बंधा है, तो वो उन लोगों को रोक लेती है। फिर वो लोग उस लेटर को पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि सिल्विया अब ठीक हो चुकी है और उसने उन लोगों के लिए एक टास्क भेजा है। वो चाहती है कि वो लोग नॉर्थ ईस्ट में जाएं ताकि वो और भी नेक्रोमैंस का पता लगा सके और उन्हें खत्म कर सके। लेकिन स्काउट साफ मना कर देता है और उस लेटर में भी लिख देता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई उसका मेन मिशन यही है कि हेल गेट को बंद कर वो सभी की रक्षा करे और वो यही करेगा सबसे पहले। इसके बाद हमें नेक्स्ट सिटी की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर स्काउट की पूरी टीम को प्रिंसेस की वजह से एक जगह पर दावत पे बुलाया जाता है। वहाँ पर प्रिंसेस स्काउट से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसे देखते हुए एलिन को बहुत ज्यादा ही जलन होती है और वो स्काउट को पकड़ के कहती है कि नहीं, ये मुझसे शादी करेगा, मैं इसके साथ एक सिंपल जिंदगी जीना चाहती हूँ। और भैया ये दोनों ही बंदी हमारे नल्ले से बंदे के लिए लड़ने लगते हैं आपस में, जो कि आप और हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम लोग नल्ले हैं। फिर हम देखते हैं कि जब ये लोग नहा रहे होते हैं तब भी ये स्काउट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। प्रिंसेस कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो स्काउट से शादी करके रहूंगी। वो यूनो से भी पूछती है क्या तुम भी स्काउट को पसंद करती हो, जिस पे हमारी बंदी साफ मना कर देती है। लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं कि वो स्काउट को पसंद करते हैं कि नहीं करते है। इतने में ही स्काउट चेंजिंग रूम में आ जाता है और यूनो से पूछता है कि क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है, जिस पर हमारी बंदी उसे भारी भारी गालियां सुना देती है और सयन के बारे में बोलने लगती है। इस पर स्काउट कहता है कि भाई अब तो वो मर चुका है, उसको तो याद मत करो। जिस पर वो बोलती है कि मैं तो याद करूंगी, वही था जिसने की मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और ये कहकर वो बिना कपड़े पहने ही वहाँ से भाग जाती है। लेकिन बंदी की इतनी गंदी फूटी किस्मत होती है कि जब वो भाग रही होती है तभी उसके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। उन ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी उसको काट भी लेता है, जिससे कि वो इन्फेक्टेड होने लग जाता है। तभी स्काउट वहाँ पर आता है और देखता है कि यूनो की हालत बहुत बुरी होने लग गई है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया है। तो वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और उन ज़ॉम्बीज से लड़ने का फैसला करता है। लेकिन यूनो उससे कहती है कि हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं। तो स्काउट अपने सामने एक बहुत बड़ा बैरियर बना लेता है। लेकिन अचानक से यूनो के ऊपर वो ज़ॉम्बी पूरी तरीके से हावी हो जाता है और यूनो हमारे बंदे को एक पंच मारती है, जिससे कि वो बहुत दूर जाके गिरता है। भैया सारे ज़ॉम्बीज हमारे बंदे के ऊपर टूट पड़ते हैं गंदी तरीके से और अब लग रहा था कि हमारा बंदा भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर बिलार्क नाम का बंदा आ जाता है, जो कि आते के साथ ही साथ वहाँ के सभी ज़ॉम्बीज की ऐसी की तैसी कर देता है और हमारे स्काउट और यूनो को बचा लेता है। वहीं हम देखते हैं कि पूरी सिटी में ज़ॉम्बीज का अटैक हो चुका होता है और कुछ ज़ॉम्बीज तो एरिन और प्रिंसेस के ऊपर भी अटैक करने पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारी प्रिंसेस एरिन की दी हुई तलवार का यूज कर उन सभी ज़ॉम्बीज को नॉकआउट कर देती है। फिर वो लोग कपड़े पहनकर यूनो और स्काउट को ढूंढने के लिए निकलने वाले होते हैं, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर स्काउट उन लोगों को यूनो के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। फिर बिलार उन लोगों को एक कासल में ले जाता है जो कि बड़ी दीवारों से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है। वो कासल असल में मेयर का होता है, जहाँ पर और भी विलेजर्स होते हैं। वो लोग बाहर देखते हैं कि कुछ लोग कासल के अंदर आ रहे हैं और वो असल में हमारी टीम ही होती है, जिसे कि बिलार लेके आया होता है। वहाँ पर जितनी भी जनता होती है वो स्काउट को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा होता है कि हमारी रक्षा करने के लिए लेजेंडरी हीरो वहाँ पर आ गया है। तभी हम कोलन
और नीगन को भी देखते हैं जो कि जेल से भाग कर आए होते हैं। उनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि हमारा बंदा उन्हें पहचान ही नहीं पाता है। तभी कोलन की नज़र यूनो पे पड़ती है जो कि ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड होती है। तो वो इसी मौके का फायदा उठाकर सभी विलेजर्स को बता देता है कि यूनो ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड और वो कभी भी एक ज़ॉम्बी बनकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर सकती है, इसीलिए उन्हें यूनो को मार देना चाहिए। ये सुनते ही हमारा बंदा बहुत गुस्से में आ जाता है और कोलन को खींचकर एक मुक्का मारता है और अपनी तलवार निकालकर सभी से कहता है कि अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो इस बंदी को छू कर दिखाओ। इतने में ही अचानक से यूनो उठती है और स्काउट के ऊपर अटैक करने लग जाती है। वो अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, पर सही समय पे एरन अपनी नेक्रोमेंसिया पावर का यूज कर उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है और सभी को विश्वास दिलाती है कि अब यूनो किसी पर भी हमला नहीं करेगी। फिर वो लोग यूनो को लेकर कासल के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर एरन उन लोगों को बता देती है कि वो किस तरीके से यूनो को कंट्रोल कर रही है। फिर वो उन दोनों को एक रेड क्रिस्टल देती है जिसकी मदद से वो यूनो को एग्जामिन कर सके। तो वो दोनों एक साथ उस क्रिस्टल को टच करते हैं और देखते हैं कि यूनो के दिमाग में एक पैरासाइट जैसी चीज चिपकी हुई है, जिस पर एरन बताती है कि ये एक एंशिएंट मैजिक है जो कि एक नेक्रोमैन ही कर सकता है, और अगर हमें यूनो को वापस से ठीक करना है तो हमें उस नेक्रोमैन को ढूंढना होगा और उसे खत्म करना होगा, तभी हम यूनो को वापस से नॉर्मल कर पाएंगे। ये सुनकर स्काउट तो हमारा अभी उस नेक्रोमैन को ढूंढने के लिए निकलने वाला होता है, लेकिन प्रिंसेस उसे मना कर देती है और कहती है कि हमें इतनी रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें सुबह का इंतजार करना चाहिए। तभी हमें एरन से पता चलता है कि वो ज्यादा देर तक यूनो को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके सोते ही यूनो के ऊपर से उसकी मैजिक का असर खत्म हो जाएगा और वो वापस से ज़ॉम्बी बन जाएगी। तो वो डिसाइड करती है कि वो यूनो के ऊपर डुअल स्प्रेड मैजिक का यूज करेगी, जिसकी मदद से वो यूनो की बॉडी के अंदर चली जाएगी और उसे कंट्रोल करेगी। लेकिन उसने आज तक इस मैजिक का कभी भी यूज नहीं किया है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ही डर रही होती है। इस पर स्काउट कहता है कि चिंता मत करो, तुम इस मैजिक का यूज मेरे ऊपर करो, क्योंकि यूनो को मुझसे अच्छी तरीके से कोई भी नहीं जानता है। तो एरन ऐसा ही करती है और यूनो की बॉडी में स्काउट की स्पिरिट को डाल देती है। फिर वो लोग यूनो को नहलाने ले जाते हैं, वो भी उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर, ताकि स्काउट कुछ देख ना सके, क्योंकि आपको पता ही है कि स्काउट कितना बड़ा ठगी है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्काउट जब सोने जा रहा होता है तब ये तीनों उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं कि हम भी तुम्हारे साथ सोएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि कहीं स्काउट यूनो की बॉडी के साथ कुछ उल्टा सीधा ना करे। और आपको पता ही है कि स्काउट बिना कुछ उल्टा सीधा किए बिना रह कहा सकता है। वो आधी रात को उठता है और यूनो की बॉडी के साथ कुछ ही करने लग जाता है। ये चीज प्रिंसेस देख लेती है और स्काउट को बांध देती है ताकि वो कुछ कर ना सके। इसी दौरान हम देखते हैं कि कासल की दीवार के पास एक मॉन्स्टर आता है जो कि उस दीवार को एक ही झटके में तोड़ देता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज कासल के अंदर आने लग जाते हैं। अब उनके कासल के ऊपर अटैक हो चुका होता है, तो हमारी टीम भी झटैक से उड़ जाती है और उन ज़ॉम्बीज से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि कोलन और नीगन भी अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज से फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन भाई वो किसी और को बचाने की बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। वहीं पर मेयर को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है, पर सही समय पर प्रिंसेस वहां आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने बो से अटैक करती है और मेयर को बचा लेती है। तभी मेयर उन लोगों को कासल के ऊपर ले जाते हैं, जहाँ पर बिल्ला इन सब चीज़ों को देख रहा होता है खड़े होकर, और फिर मेयर उन लोगों को एक वेपन रूम में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे वेपन्स होते हैं। मेयर उन लोगों को कुछ तोप चलाकर भी दिखाते हैं, जिसकी मदद से वो लोग उन मॉन्स्टर से फाइट कर सकें। मेयर यहाँ पर उन लोगों के सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि प्लीज मेरी सिटी को कैसे भी करके बचा लो। इस पर एरन कहते हैं चिंता मत करो, उसे तो हम बचा लेंगे, लेकिन ये जो मॉन्स्टर है उस लाल वाले मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा ही ताकतवर होने वाले हैं, जिस मॉन्स्टर से हमने पहले फाइट की थी। तभी एरन हमारे बंदे को 2 मैजिकल स्टोन देती है, जिसका यूज कर हमारा बंदा बताता है कि इस कासल में 3 मॉन्स्टर्स हैं, जिनमें से एक मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है, और उसके इतना कहते ही जमीन तोड़कर एक मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। तो हमारी टीम उससे धक्कापेल फाइट करने लग जाती है। प्रिंसेस भी उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करती है, लेकिन भाई उसके अटैक का उस मॉन्स्टर पे कोई भी असर नहीं होता है। तो बिलार उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे जाता है, पर वो मॉन्स्टर बिलार को एक पंच मारता है और वो कासल से बाहर जाके गिरता है। तो हमारे बंदे को मजबूरन अपनी स्वॉर्ड को उठाना पड़ता है और वो अपनी स्वॉर्ड को बड़ा कर उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की लीडर वहां पर आ जाती है अपने एक और मॉन्स्टर के साथ, पर उस मॉन्स्टर को कोलन और नीगन अपनी चालाकी से हरा देते हैं और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी कोलन के पीछे एक ज़ॉम्बी आकर उसके हाथ में काट लेता है और वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उन्हीं की तरफ आ रहे हैं, पर स्काउट सही समय पे आकर उन लोगों को बचा लेता है और वेपन रूम के दरवाजे को बंद कर देता है। अब कोलन भी एक ज़ॉम्बी बनने वाला था, इसीलिए वो सभी से कहता है कि हमें जल्दी से उस फीमेल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना चाहिए। तो एरन अपनी मैजिकल क्रिस्टल से उसके ऊपर हमला करने भी लगती है, लेकिन इतने में ही
जो कॉलिन होता है वो अकेले ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाता है। वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पर उल्टा उसी के ऊपर कोई अटैक कर देता है और उसे पूरी तरीके से घायल कर देता है। हम देखते हैं ये अटैक करने वाला और कोई नहीं डियागो होता है, जो कि उस फीमेल मॉन्स्टर का साथी होता है। और डियागो भाई बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होता है क्योंकि उसके पास एक से ज़्यादा मैजिकल स्टोन्स होते हैं जिनकी मदद से वो हमारी टीम को ईजिली नॉकआउट कर सकता था, लेकिन वो उनके साथ खेलने की कोशिश करता है और अपनी ज़ॉम्बी आर्मी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। तो स्काउट अपनी तलवार की मदद से उन्हें एक बहुत बड़े चैम्बर में बंद कर लेता है, जिसे देखकर डियागो कहता है कि अब लगता है मुझे ही तुम्हें खत्म करना होगा, और ये कहकर वो अपने हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी को समन कर लेता है। स्काउट यहाँ पर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मेरी पावर्स को बहुत कम समझ रहे हो ना, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम उसके सामने खड़े हो जिसने कि लेजेंडरी हीरो को हराया है। इसे सुनकर भाई डियागो तो 2 मिनट के लिए शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि इसने आखिर लेजेंडरी हीरो को कैसे हराया। वो ये सब अपने दिमाग में सोच ही रहा होता है कि इतने में मेयर स्काउट की बग्गी लेके आते हैं और डियागो में ठोक देते हैं, जिससे कि भाई डियागो सामने वाली दीवार में जाकर चपक जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेयर अकेले नहीं आए होते हैं, वो अपने साथ एक हीरो की टोली भी लाए होते हैं, जिसमें कि भाई यूनो की बहन होती है, यूनो के फादर होते हैं और 2 लड़कियां होती हैं जिन्हें कि हम नहीं जानते हैं। इन लोगों का भरत मिलाव चल ही रहा होता है कि इतने में डियागो वापस से उड़ जाता है और अब भी भाई वो फुल्ली तरीके से अटैक के मोड में आ जाता है। लेकिन इस बार डियागो की फाइट यूनो के फादर और उसकी बहन से होती है, जो कि उसके ऊपर अपना सबसे ताकतवर अटैक करते हैं, जिससे कि डियागो की हालत खराब हो जाती है। वहीं पर उनकी टीम की विच फीमेल मॉन्स्टर की बैंड बजा रही होती है। अब इन लोगों की हर तरफ से बज रही होती है, तो डियागो एक मॉन्स्टर को समन करता है और वहां से अपनी जान बचाकर भाग लेता है। और उसके जो ज़ॉम्बीज वहां पर तबाही मचा रहे थे उन्हें एरन अपने कंट्रोल में ले लेती है और सभी को बचा लेती है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारी स्काउट की टीम मेयर से कहती है कि अब हम तो जा रहे हैं भाई डियागो को पकड़ने के लिए, क्योंकि हमें यूनो को वापस से ठीक करना है। उन्हें पता चलता है कि डियागो है वो भाई उन्हीं के विलेज के पास रहता है, मतलब उनका अड्डा है। तो क्या था, ये लोग डियागो को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में हमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जैसे कि यूनो की बहन का नाम मिली है और उसके फादर का नाम फ्यूरी है, और इन दोनों लड़कियों से ज्यादा मतलब नहीं है, तो इन्हें साइड में फेंकते हैं। यहाँ पर हमारे बंदे को उन लोगों से यूनो बनकर ही बात करनी पड़ रही होती है, क्योंकि उन्हें पता थोड़े ना होता है कि इन दोनों ने अपनी बॉडीज चेंज करी हैं। लेकिन जो मिली होती है उसे यूनो के ऊपर थोड़ा बहुत शक होने लग जाता है, क्योंकि यूनो की जो हरकतें थी वो हमारे स्काउट जैसी थी, क्योंकि उसकी बॉडी में असल में स्काउट ही तो था। तो वो यूनो से कहती है कि क्या तुम मेरे स्काउट को चुराने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर हमारा बंदा बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि बचपन में इन लोगों ने एक प्रॉमिस किया था, जिसमें मिली ने कहा था कि वो बड़े होकर स्काउट से शादी करेगी। तभी वहीं पर हम देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है, जो कि और किसी ने नहीं डियागो ने लगाया होता है ताकि ये लोग भाग ना सके। यहाँ पर डियागो जो होता है वो बहुत खतरनाक नेक्रोमैन होता है, जो कि एक साथ बहुत सारे डीमंस को कंट्रोल कर सकता था। वो उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा स्पाइडर छोड़ देता है, जिससे कि बचने के लिए वो लोग अपनी बग्गी को मोड़कर दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो स्पाइडर होता है भाई वो उन लोगों की बग्गी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि उनकी जो बग्गी होती है वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। हालांकि किसी को चोट नहीं लगती है, क्योंकि सही समय पर स्काउट अपनी तलवार से एक कुशन बना लेता है और सभी को बचा लेता है। यहाँ पर यूनो को एक लेजेंडरी तलवार यूज करता देखकर मिली तो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है, और वो यूनो से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास ये लेजेंडरी तलवार कैसे आई, क्या तुम एक हीरो बन चुकी हो। अब भैया उसके क्वेश्चंस को सुनकर हमारा बंदा बिल्कुल घबरा जाता है और सोचता है कि अब मैं इससे कहूँ क्या, लेकिन फिर भी वो उससे कह देता है कि वो कुछ समय के लिए लेजेंडरी हीरो साइंस की जो तलवार है उसे सिर्फ शेयर कर रहा है, जिस पर वो जो बंदी होती है वो मान भी जाती है, और फिर वो अपनी बग्गी से निकलकर बाहर का मुआयना लेने के लिए चली जाती है, बिना ये सोचे समझे कि कोई ट्रैप हो सकता है। और ऐसा होता भी है, वो एक ट्रैप में फंस भी जाती है, लेकिन वो इतनी छोटी सी होती है कि वो ट्रैप से आसानी से बच भी जाती है। तभी अचानक से उनके सामने बहुत सारा फॉग आने लग जाता है, जिस वजह से उन्हें सामने का कुछ भी दिखता ही नहीं है। असल में ये फॉग डीमंस की लीडर फैला रही होती है, जिसका फायदा उठाकर बहुत सारे डीमंस स्काउट के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसके सभी दोस्तों को एक ही झटके में मार देते हैं। ये देखकर हमारा बंदा उनसे बचने के लिए अपनी तलवार का यूज करता है और अपने आप को छुपा लेता है। तभी उनकी लीडर भी वहां पर पहुंच जाती है और स्काउट से उसकी लेजेंडरी तलवार मांगने लग जाती है। तो हमारा बंदा बिना कुछ कहे उसको वो तलवार दे देता है, लेकिन तभी वो एक क्रीपी सी स्माइल मारता है और हम देखते हैं कि उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो वापस से उठ जाते हैं। असल में जब उन मॉन्स्टर्स ने इसके ऊपर अटैक किया था, इन लोगों के ऊपर अटैक किया था,
तब एरिन ने अपनी मैजिकल पावर से उन डीमंस को पहले से ही कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद उन लोगों ने एक झूठा मरने का नाटक रचा ताकि वो लोग डीमंस की लीडर को पकड़ सकें और अपने सामने ला सकें, और उनका प्लान सक्सेसफुल हो भी जाता है। इस पर लीडर उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने हमें सेंस कैसे किया, जिस पर हमारा बंदा अपना मैजिकल क्रिस्टल निकालते हुए बताता है कि हमने इसकी मदद से तुम लोगों को पहले से ही सेंस कर लिया था। यहाँ पर स्काउट उस क्रिस्टल को दिखाने के बहाने लीडर की बॉडी को भी देखने लगता है, जिसे कि भैया प्रिंसेस नोटिस कर लेती है, क्योंकि वो इतने दिनों से हमारे स्काउट के साथ रह रही है तो उसे पता है कि इस लौंडे की हरकतें कैसी हैं। तो वो उससे कहती है कि सुधर जा बेटा, वरना पीछे से एक लात मारूंगी, गिरेगा डायरेक्ट अपने घर। इसके बाद स्काउट का आमना सामना होता है लीडर से, जिसे देखकर वो पहचान जाता है और वो तुरंत ही उनके सामने घुटने टेक देता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अभी हमें पता चलता है कि ये जो लीडर है वो हमारे बंदे की मास्टर है, और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हमारा बंदा वॉर में फंस चुका था और दर दर भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक ट्रैप पे पड़ती है, जिसकी कारीगरी को देखकर हमारा बंदा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और सोचने लगता है कि उसे भी ऐसा ट्रैप बनाना सीखना है। उसी वक्त लीडर आती है और उसे उस वॉर से बचा लेती है, और उसके बाद वो उसे घर ले जाकर खाना वगैरह खिलाती है, जिसके बाद हमारे बंदे का कोई होता तो नहीं है तो वही उसे पालती है और उसे अपना स्टूडेंट बनाकर सब कुछ सिखाती है। इनफैक्ट वो उसे ट्रैप बनाना भी सिखाती है, जिसकी मदद से हमारा बंदा इतना बड़ा कांड कर देता है, आपको पता ही है। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि लीडर का असली नाम एफिल है, तो अब से हम इसे एफिल ही बुलाएंगे। यहाँ पर एफिल एक चीज रिवील करती है कि वो डियागो के साथ इसीलिए काम कर रही है क्योंकि उसे ह्यूमैनिटी से बदला लेना है। एफिल यहाँ पर उन्हें ये सब बताती है और उसके बाद वो सीक्रेट स्वॉर्ड लेकर वहाँ से जाने लगती है। इसी वजह से स्काउट उसे बताता है कि तुम इस स्वॉर्ड को तो लेकर जा रही हो, लेकिन जब तुम इस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करोगी वैसे ही तुम्हें 440 वोल्ट का झटका लगेगा, क्योंकि मैंने उसमें एक इलेक्ट्रिक पिन लगा दी है। ये सुन के ही वो लड़की उस तलवार को अपने से दूर फेंक देती है और सभी के सामने अपनी हार स्वीकार करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उनसे कहती है कि तुम्हारी बग्गी पूरी तरीके से टूट चुकी है, मैं एक मैकेनिक को जानती हूँ जो कि तुम्हारी बग्गी को ठीक कर सकती है। हमारा बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि एफिल भी अब उनकी टीम में आ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि एफिल अपने मकड़े पे सवार होकर उन लोगों को उस मैकेनिक के पास ले जा रही होती है। फिर कुछ देर के सफ़र के बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो लोग उस बूढ़े मैकेनिक से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एड़ा इंसान साफ इनसे मना कर देता है कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है। ये सुनकर एफिल तो वहाँ से जाने भी लगती है, लेकिन हमारा बंदा उससे चिल्लाते हुए कहता है अरे यार काम कर दे यार ये सब। तो फिर वो लोग थोड़ा बहुत तिरमझाम लगाते हैं और पीछे के दरवाजे को खोलकर उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। भैया हम देखते हैं कि वो जो मैकेनिक होता है वो एक बूढ़ा इंसान होता है और उसकी आंखें कमज़ोर होती हैं, लेकिन उसकी जो पकड़ होती है भाई वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जो देखकर आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो बूढ़े बाबा है वो लेजेंडरी हीरो सायन के ग्रैंडफादर है, जो कि यूनो की बॉडी में स्काउट को आराम से सेंस कर पा रहे होते हैं। हमारा बंदा यहाँ पर डायरेक्ट मुद्दे पे आता है और उन्हें अपनी बग्गी की हालत के बारे में बताता है, जिस पर वो कहती हैं कि उस बग्गी को ठीक करने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। जिस पर हमारा बंदा उनसे कहता है कि प्लीज़ हमें बहुत जल्दी अपने मिशन पर निकलना होगा, इसीलिए इसे जल्दी से कर दीजिए। वहीं पर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि बैठे ही बैठे चंद मिनटों में मैकेनिकल मैनुअल की बुक को पूरी पढ़ जाती है, जो देखकर दद्दू उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी बुक रखी हुई है उन सबको तुम पढ़ डालो, जिससे कि मैं बहुत जल्दी से तुम्हारी मदद से उस बग्गी को तैयार कर पाऊंगा। तो हमारी जो बंदी होती है वो अपने काम में लग जाती है और उसी के साथ एरिन भी बुक पढ़ने में लग जाती है ताकि वो यूनो को वापस से ठीक करने का कोई नया तरीका ढूंढ सके। इसी बीच स्काउट मिली से उसकी स्वॉर्ड के बारे में पूछता है, क्योंकि वो सीक्रेट स्वॉर्ड से बहुत ज़्यादा सिमिलर दिख रही थी। तो वो उससे कहता है कि क्या ये स्वॉर्ड भी हेल गेट को बंद कर सकती है, जिस पर मिली के फादर फ्यूरी उसे साफ मना कर देते हैं और उसे बताते हैं कि असल में ये जो स्वॉर्ड है वो एक आर्टिफिशियल स्वॉर्ड है और इसे लैब में बनाया गया है, इसीलिए ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। उनकी इन बातों को सुनकर एफिल बीच में बोलती है कि वैसे भी तुम इन छोटी मोटी तलवारों को लेकर डियागो का सामना नहीं कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, वो अपने एक ही मैजिक से सैकड़ों डीमंस को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए तुम्हारा कोई सवाल ही नहीं उठता है उसके सामने टिकने का। ये सुनकर हमारा बंदा पहले तो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो अपना रोला जमाने के लिए बड़े मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं मैं उसे हरा लूंगा और वैसे भी वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, मैं लेजेंडरी हीरो हूँ। और ये कहकर वो एफिल के बगल से बड़े चौड़ में निकल जाता है। अब आपको क्या लग रहा होगा कि एक जगह बैठकर हमारा बंदा थोड़ा घबराएगा डरेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
वो कोने में जाता है और यूनो की बॉडी को सॉक्स पहनाने लग जाता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मतलब दुनिया जाए भाड़ में लेकिन ठरक नहीं जानी चाहिए बंदे की। स्काउट यहाँ पर अपने मजे ले ही रहा होता है कि इसी बीच ये तीनों लड़कियां वहां पर आ जाती हैं और एरिन स्काउट को बताती है कि उसके पास एक तरीका है जिसकी मदद से वो यूनो की बॉडी से यूनो की सोल को अलग कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे सबसे पहले यूनो की बॉडी से स्काउट की सोल को निकालकर हीरो की बॉडी में डालना होगा। तो वो सबसे पहले यही करती है और यूनो की बॉडी से स्काउट की सोल को निकालती है और हीरो की बॉडी में डाल देती है। फिर वो वापस से एक स्पेल करती है यूनो की बॉडी के ऊपर, जिससे कि वो यूनो की बॉडी से यूनो की सोल को निकाल देती है और उस सोल को ये सभी लोग देख पा रहे होते हैं। और फन फैक्ट तो ये भी है कि वो जो बूढ़े बाबा हैं वो भी उस बंदी को देख पा रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होती है किंगडम की तरफ, जहाँ पर सिल्विया को स्काउट का लेटर मिल चुका होता है और उसके लेटर को पढ़कर वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रही होती है क्योंकि स्काउट ने उसके रिक्वेस्ट को साफ इनकार कर दिया होता है। इधर दूसरी तरफ हमें वापस से अपनी टीम की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर प्रिंसेस उन्हें बताती है कि उन लोगों ने उनकी बग्गी को ठीक कर दिया है और अब वो लोग वापस से अपने मिशन के लिए निकल सकते हैं। मिशन में जाने से पहले स्काउट यूनो की बॉडी को चैन से बांध देता है ताकि वो बेकाबू होकर सभी के ऊपर हमला न करने लग जाए। वहीं दूसरी तरफ हमें डिएगो और प्रिफ्रेज को दिखाया जाता है, जिनके ऊपर कुछ मैजिकल नाइट्स अटैक कर देते हैं, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर लग रहे होते हैं क्योंकि वो आते के साथ ही साथ डिएगो की गर्दन को काफ़ी बार काट चुके होते हैं। लेकिन हमारा डिएगो अपनी रीजनरेटिव पावर से अपने आप को वापस से हील कर देता है और उन नाइट्स में से एक को अपने ब्लड मैनिपुलेशन से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रेफरेज होता है उसे बहुत सारे नाइट्स घेर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन प्रेफरेज अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज कर उन्हीं के अटैक को उन्हीं के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि एक नाइट बुरी तरीके से घायल हो जाती है। वहीं पर डिएगो रिवील करता है कि उसे मारा नहीं जा सकता है क्योंकि उसने अपनी रियल बॉडी को एक कॉफिन में सील करके रखा हुआ है, जिससे कि वो सबको दिखाता भी है। तभी एक नाइट उसके एक हाथ को काट देता है, लेकिन हमारा बंदा वापस से अपने हाथ को रीजनरेट करता है और उस नाइट को ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। फिर वो अपनी रियल बॉडी को अनसील कर देता है, जिसे देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं काफी ज्यादा ही डर जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किंग होते हैं वो भी एक स्पेल की मदद से वहाँ की पूरी फाइट को देख रहे होते हैं और वो भी उस मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं और सिल्विया से कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी सेना है उसे लेकर जल्दी से डिएगो के मेंशन में चलो, हमें उसे खत्म करना होगा। उसी समय हमारे जो मेयर होते हैं वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो किंग से उनके विलेज को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। वो किंग को अपने विलेज की सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है और वो ये भी बताता है कि स्काउट भी डिएगो को हराने के लिए निकल चुका है। मेयर यहाँ पर अपने घोड़े के साथ किंग के सामने घुटने टेक देता है और रिक्वेस्ट करने लगता है उनके विलेज को बचाने के लिए। ये देखकर किंग का भी दिल पिघल जाता है और वो इस बात के लिए मान जाते हैं। इसी बीच सिल्विया किंग से कहती है कि हमारी छोटी सी सेना ही उनसे लड़ने के लिए काफी नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा ही खतरनाक इंसान है, इसके लिए हमें कैविल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कैविल भी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, जिसके लिए किंग मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिल्विया और कैविल अपनी बड़ी से शिप लेकर डिएगो के पैलेस के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ स्काउट की टीम भी डिएगो के पैलेस की तरफ निकल रही होती है, लेकिन उससे पहले ही एफिल स्काउट को मना करती है जाने के लिए, लेकिन हमारा बंदा उससे कहता है कि मैं तो जाके रहूँगा भाई, तुम्हें जाना नहीं है तो तुम यहीं रहो। और ये कहकर वो अपनी बग्गी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर एफिल बहुत ज़्यादा ही सोचने के बाद उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो भागते हुए जाती है और बग्गी में बैठ जाती है। हमारा बंदा कहता है कि मुझे पता थी तुम ज़रूर आओगी, और फिर वो अपनी तलवार की मदद से उसे पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है और एफिल को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसी के साथ उनकी टीम अब काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है। वहीं रास्ते में हमारा स्काउट मिली से पूछता है कि आखिर तुम हीरो क्यों बनना चाहती हो, जिस पर वो बोलती है कि मैं वापस से पीस लाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे हम बचपन में खेला करते थे वैसे मैं तुम्हारे साथ बेड पे खेलूँ। मतलब यार गलियों में खेलना चाहती है उसके साथ। तभी एफिल उन्हें बताती है कि वो लोग डिएगो के टेरिटरी में पहुंच गए हैं और जैसे ही वो उनकी टेरिटरी में एंटर करते हैं वैसे ही उनके ऊपर अटैक होने लगते हैं। यहाँ पर सिल्विया उनसे कहती है कि हमें शील्ड की ज़रूरत है। तो हमारा जो स्काउट होता है वो अपनी तलवार की मदद से अपनी बग्गी के सामने एक बहुत बड़ी शील्ड बना लेता है, जिससे कि वो आसानी से उसकी टेरिटरी में एंटर हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही एफिल अपना असली रंग दिखाती है और सभी मॉन्स्टर्स के सामने स्काउट के सर पर अटैक कर उसे बेहोश कर देती है।
फिर वो उसकी बॉडी को उठाकर कासल के अंदर ले जाने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एफिल ने कोई धोखा वोखा नहीं दिया है। असल में ये सब एरिन की एक प्लानिंग है, जिसमें कि उसने स्काउट की सोल को वापस से उसकी बॉडी में डाल दिया है और वो लोग मिलकर अंडरग्राउंड के रास्ते से कासल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर स्काउट की जो बॉडी है वो काफी दिनों से कॉफिन के अंदर बंद थी, जिस वजह से स्काउट को चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन वो कैसे भी कर अपने आप को संभालता है और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी आगे पहुंचने पर उन्हें दो छोटे छोटे मॉन्स्टर मिलते हैं, जिन्हें कि स्काउट आराम से हरा देता है और फिर वो एरिन की मदद से अपनी और एरिन की सोल को उन मॉन्स्टर्स में ट्रांसफर कर लेता है, जिससे कि कोई भी डीमन उनके ऊपर शक न कर पाए। और ऐसा हो भी रहा होता है, एक भी डीमन उन्हें पहचान ही नहीं पाता है। तो फिर वो दोनों लेडी डीमन के पास जाते हैं और स्काउट हमारा उन्हें अपने ठरकी थॉट्स के बारे में बताने लगता है, जिन्हें सुनकर डीमन को भी उनमें बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो हमारा बंदा उनसे कहता है कि अगर आपको मेरे थॉट्स के बारे में और भी अच्छे तरीके से जानना है तो मेरे सर पे जो आप लाइट देख रही हैं इस पे टच कीजिए, जिससे कि आपको मेरी इमेजिनेशन के बारे में फुल पता चल जाएगा। और भैया वो जो डीमन होती है हमारे बंदों की बातों में आ भी जाती है और उसके पास आकर उसकी लाइट को जैसे ही टच करती है, उसी का मौके का फ़ायदा उठाकर हमारा बंदा उसको नॉकआउट कर देता है। इतने में ही जो हमारी एरिन होती है वो वापस से अपनी ओरिजिनल बॉडी में आ जाती है। यहाँ पर स्काउट लेडी डीमन को मारने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर प्रेफरेंस आ जाता है और लेडी डीमन को तो बचा ही लेता है और उसी के साथ स्काउट की जो डीमन बॉडी होती है उसे अपने डार्क पोर्टल में घुसा के मारने लगता है। लेकिन उसी समय हमारी जो एरिन होती है वो वापस से स्काउट की सोल को उसकी बॉडी में डाल देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो प्रेफरेंस है वो एरिन का सगा भाई है और यहाँ पर वो एरिन को एक हीरो की टीम में देखकर बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है और एरिन से पूछता है कि आखिर तुम इन लोगों के साथ क्यों हो। जिस पर एरिन उन्हें बताती है कि वो पीस चाहती है और वो डिएगो को हराना चाहती है। जिस पर वो कहता है कि तुम एक नेक्रोमैन होकर इन इंसानों का साथ क्यों दे रही हो, हम भी पीस चाहते हैं लेकिन हम इन इंसानों को ख़त्म कर देंगे और फिर इस पूरी धरती में हम नेक्रोमैंस का ही राज होगा, इसीलिए तुम हमारी टीम में आ जाओ। लेकिन एरिन उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो स्काउट की टीम में ही रहेगी। वो उसे स्काउट की अच्छाइयाँ गिनाने लगती है, लेकिन उसी समय डिएगो दीवार तोड़कर वहां पर अपने मॉन्स्टर के साथ आ जाता है और वो आते के साथ ही साथ डीमन क्वीन की बॉडी को उठाकर खा लेता है। ये देखकर वहां पर खड़े जितने भी डीमंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं और स्काउट उसे देखकर समझ जाता है कि ये अब बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो चुका है, तो वो उसे बचने के लिए वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन डिएगो उसे आराम से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब तुम मेरे साथ डुओ नहीं करोगे। जिस पर हमारा बंदा उससे कहता है कि मैं तुमसे फाइट कैसे कर सकता हूँ, मेरी स्वॉर्ड तो तुम्हारी इस दोस्त ने ले ली है। तो डिएगो के कहने पर जो प्रेफरेंस होता है वो स्काउट को उसकी स्वॉर्ड वापस दे देता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग डिएगो के मेंशन के सबसे टॉप पे होते हैं और वहाँ पर इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। हमारा स्काउट उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन डिएगो उसके अटैक को आराम से डॉज कर देता है और उसके पीछे आकर उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि स्काउट दूर जाके गिरता है। डिएगो उसके ऊपर दूसरा अटैक करने के लिए बढ़ता है और उससे कहता है कि बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम था। इस पर हमारा बंदा कहता है कि अभी तुमने मेरा दम देखा ही कहाँ है। और उसके इतना कहते ही डिएगो के नीचे की जो जमीन होती है वो टूट जाती है और डिएगो अपने मॉन्स्टर के साथ नीचे गिर जाता है और नीचे एफिल की पूरी टीम उसके ऊपर अपने थंडरबोल्ट से अटैक कर देती है ताकि वो कमज़ोर हो सके और इतनी देर में ही हमारा जो बंदा है वो वापस से रिकवर कर सके। लेकिन जो हमारे डिएगो का चमचा था वो उसे रिकवर होने कहाँ देने वाला था, वो हमारे स्काउट के पास आ जाता है उसे मारने के लिए। लेकिन लेजेंडरी हीरो का जो क्लोन होता है वो उसे एक ज़ोरदार किक मारता है और अपने आप से दूर फेंक देता है। फिर एरिन की मदद से स्काउट अपनी सोल को वापस से लेजेंडरी हीरो की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है और फिर प्रिंसेस का दिया हुआ सीरम पी के अपने आप को पावरफुल कर लेता है और वो वापस से फाइट में उतर जाता है। वो यहाँ पर डिएगो के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन भाई डिएगो सही में नेक्स्ट लेवल का बंदा था। वो उसके हर एक अटैक को झेल जाता है और अपने आप को वापस से रिकवर कर लेता है। यहाँ पर स्काउट की पूरी टीम मिलकर उसके ऊपर अटैक किए जा रही थी, लेकिन जो डिएगो होता है वो अपने चारों ओर एक ब्लैक होल का घेरा बना लेता है, जिससे कि जितने भी अटैक उसके ऊपर पड़ते हैं वो सब रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब स्काउट को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या, तो वो डिएगो का ध्यान भटकाने के लिए उसके पास वाले पिलर के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर स्काउट भागकर एरिन के पास जाता है
और उससे पूछता है कि तुम भी तो एक नेक्रोमैन हो, तुम्हें तो पता होगी इस बीस्ट की कमजोरी। तो हमारी बंदी बहुत ज़्यादा ही सोचती है और उसे याद आता है कि एक लेजेंडरी नेक्रोमैन के सर पर एक कोर होता है जिसे डिस्ट्रॉय करने से वो मर सकता है। तो हमारे बंदे को वो ये सब बता देती है। हमारा बंदा अब उसकी कमजोरी जानने के बाद बड़े चौड़ में भागते हुए उसके पास जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन अचानक से वो बीच रास्ते में ही गिर जाता है। हमें पता चलता है कि उसने जो सीरम पिया था उसका साइड इफेक्ट उसके ऊपर होने लग गया है, जिसकी वजह से उसकी नाक और मुंह से खून भी आने लगता है। यहाँ पर हमारा बंदा काफी कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी स्काउट डियागो के ऊपर एक लास्ट अटैक करता है जिससे कि डियागो को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। पर डियागो स्काउट के ऊपर एक जोरदार हमला करता है जिससे कि स्काउट दूर जाके गिरता है। अब हमारे बंदी के पास एक लास्ट माना पोशन की बोतल बची हुई थी जिसे कि वो पीने वाला था। इस पर हमारी बंदी यूनो उससे कहती है कि अगर तुमने इसे पी लिया तो तुम मर भी सकते हो, लेकिन हमारा बंदा इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और उस बोतल को पी जाता है और वापस से फाइट करने के लिए उठता है। लेकिन जैसे ही वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही पोशन के हैवी डोज की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। ये देखकर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा ही डर जाती है। उसी समय डियागो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सही समय पर एंट्री होती है कैविल की, जो कि आते के साथ ही साथ डियागो के एक हाथ को काट देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, जरा सिटी की तरफ देखो। वो देखता है कि इलाइट 4 की आर्मी ने उसकी पूरी डीमंस की आर्मी को ख़त्म कर दिया और वही बस एक लास्ट बॉस बचा हुआ है। इधर दूसरी तरफ हमारी जो यूनो होती है वो स्काउट की बॉडी को देखकर रो रही होती है और कहती है कि प्लीज़ उठ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी, बस एक बार उठ जाओ। तभी सीन कट होता है और हमें स्काउट को दिखाया जाता है जो कि एक अलग सी जगह पर होता है। उसे लगता है कि वो मर चुका है और वो हेवन में आ गया है, लेकिन तभी उसके पीछे से लेजेंडरी हीरो सायन बोलता है कि तुम मरे नहीं हो, असल में तुम सीक्रेट स्वॉर्ड के अंदर आ चुके हो। और ये सुनकर हमारा बंदा बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। लेजेंडरी हीरो सायन उसके सामने झुक जाता है और उससे कहता है कि शुक्रिया मेरी पावर्स का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए, आखिरकार मुझे मेरी पावर्स का असली सक्सेसर मिल गया है। हमारा बंदा ये सब सुन के थोड़ा हैरान होता है कि भैया ये सब क्या क्या रहा है ये बंदा। स्काउट उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है, वहाँ पर लोगों को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मुझे जाने का रास्ता बताओ। तो सायन उससे कहता है कि तुम उस रास्ते से यहाँ से जा सकते हो। तो हमारा स्काउट उस रास्ते पे जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कैविल अभी भी डियागो से फाइट कर रहा होता है। उसी समय हमारे बंदे की आंखें खुलती हैं और वो फुल पावर से उड़ जाता है और तभी हम देखते हैं कि हमारी स्काउट की बॉडी भी उड़ चुकी होती है और उसके अंदर लेजेंडरी हीरो सायन होता है। ये देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं और फिर हमारा स्काउट और लेजेंडरी हीरो मिलकर डियागो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेजेंडरी हीरो सबसे पहले आते के साथ ही साथ डियागो के सर का क्रिस्टल तोड़ देता है और फिर ये दोनों मिलकर उसको भुर्जी की तरह काटने लग जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाता है। हमारा कैविल भी अपने स्पाइक्स की मदद से उसे एक जगह पर पकड़ लेता है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए दोनों हीरोज़ उसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट हो जाता है। जो डियागो होता है वो सही समय पर अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है एक जंगल में, लेकिन भैया अभी वो बंदा बचा नहीं होता है। वहाँ पर वही छोटे छोटे दो डीमंस आ जाते हैं जिनकी लीडर्स को डियागो ने कच्चा खा लिया था। वो दोनों अपनी कातिल निगाहों से हमारे बंदे की बैंड बजा देते हैं और इसी के साथ हमारी टीम इस वॉर को जीत जाती है और हमारी यूनो जो होती है वो वापस से अपनी बॉडी में आ जाती है। अब जैसा यूनो ने हमारे स्काउट के साथ वादा किया था वो वैसा करने के लिए स्काउट के रूम में पहुँच जाती है और भैया वो पूरी तरीके से उसी चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो एक चीज़ भूल जाती है कि जो हमारे स्काउट की बॉडी में सोल है वो हमारे स्काउट की नहीं है, असली में लेजेंडरी हीरो की है। जब उसे इस बात का एहसास होता है तो भाई वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि स्काउट हमारा वापस से अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है और अपनी असली बॉडी में ये दोनों ही आ जाते हैं। इसके बाद हमारा जो लेजेंडरी हीरो होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे हेल गेट को बंद करने के लिए, जिस पे हमारा बंदा मान जाता है। और अब की जो हमारी फाइट होगी वो बहुत ज़्यादा ही बड़े मॉन्स्टर से होने वाली है और इसी के साथ द लेजेंडरी हीरो इज डेड का सीजन नंबर 1 खत्म हो जाता है। तो वीडियो आज की बस इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।